तो एसिडिटी वाला जो पार्ट है वो हम लोगों का ख़त्म हो गया था। अभी बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इस वाले टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं। बट अमाइंस की जो बेसिसिटी होती है, इसकी बेसिसिटी को पढ़ने के अलावा हम लोगों को उन लोगों की बेसिसिटी के बारे में भी बात करनी चाहिए जो आप लोगों के इनऑर्गेनिक बेसिस होते हैं। इनऑर्गेनिक बेसिस मतलब NaOH, CaOH होल ट्वाइस 2, राइट। तो बेसिकली आपके पास बेसिस दो होते हैं, पहला ऑर्गेनिक और दूसरा होता है आप लोगों के पास इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो हम लोग अभी फ़िलहाल जो इस क्लास में कवर कर रहे हैं दैट वुड बी आप लोगों का ऑर्गेनिक, और उसके बाद फिर इसी क्लास में कोशिश करेंगे कि इनऑर्गेनिक बेसिस को भी हम लोग क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो बेसिस कौन से स्ट्रॉन्ग होंगे, कौन से कमज़ोर होंगे, इसके बारे में तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया कैसा है फिर मिल जाएगा। तो अभी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुमने एसिडिटी पढ़ी थी तो एसिडिटी में कुछ रिंग वाले क्वेश्चन थे, राइट। तो तुम्हें एसिडिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से आता है निकालना कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ होगी पर्टिकुलर कंपाउंड्स की जो अमाइंस नहीं है। ठीक है, जो अमाइंस नहीं है उन पर्टिकुलर कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी तुमको आती है। अगर वही ऑर्डर तुम रिवर्स कर दो, ठीक है, वही ऑर्डर अगर तुम रिवर्स कर दो तो तुमको क्या मिल जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ मिल जाएगा। खत्म हो गया ये फंडा। ये अपनी कॉपी में लिख लेना, मैं अभी इसको लिखवा कर नहीं दे रही हूँ कि इन केस इफ यू हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर नॉट एक्चुअली अमाइंस बट if you want to arrange them in order of their basic strength, then in that case what you have to do, you just flip the answer. आप क्या कर दो, आंसर को फ्लिप कर दो। जैसे ही आप आंसर को फ्लिप करोगे क्या हो जाएगा, आप लोगों का एकदम प्यारा प्यारा आंसर निकल कर आ जाएगा। बस यहीं पे आप लोगों का पूरी जो चिंता का विषय है वही कैसा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अच्छा, अब उसके अलावा अब हम लोग आते हैं अमाइंस पर। तो अमाइंस को देखो, तुम जानते हो कि वो कौन है, ठीक है, एकदम अच्छे से जानते हो कि अमाइंस कौन है। आप लोगों ने IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, तो अमाइंस कौन होते हैं ये तुम्हें नहीं पता, ये तो देखो इम्पॉसिबल है। तो अगर मैं अमाइंस के बारे में बात करूं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अमोनिया डेरिवेटिव्स। फॉर जैसे कि इतना हमको पता है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड चीज़ होती है, दिस स्टैंडर्ड चीज़ इज़ NH3 यानी कि अमोनिया। अब अगर मैं इसके एक एक हाइड्रोजन को हटाती जाऊँ, ठीक है, अगर मैं इसके एक एक हाइड्रोजन हटाती जाऊँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसका एक हाइड्रोजन हटाकर R लगा दिया, देन इट वुड बिकम व्हाट, आप लोगों का 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो 1 डिग्री अमाइन किसे कहेंगे, अगर एक हाइड्रोजन हटकर R आया है, R का मतलब कार्बन की चेन, वो कितने भी कार्बन की हो उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बट कार्बन की चेन होनी चाहिए, देन इट वुड बी नोन एज 1 डिग्री अमाइन। अगर आप उसके दोनों हाइड्रोजन को हटा देते हो, दो मतलब सेकेंड वाले को भी हटा देते हो, तो जो आपके पास रिमेनिंग बचेगा पार्ट दैट वुड बी 2 डिग्री अमाइन। और अगर मान लेते हैं आप तीनों के तीनों हाइड्रोजन हटा दो, और तीनों के तीनों हाइड्रोजन हटाने के बाद आपके पास जो सिचुएशन बचेगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो तीनों के तीनों कार्बन की चेन सेम हो, वो अलग अलग भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती हैं वो। तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री अमाइन। सो दिस आर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन। अगर आप यहाँ पे अगर यहाँ पे R एक कार्बन की चेन है, इसीलिए ये जो अमाइंस होते हैं ना, इन अमाइंस को हम लोग कौन से अमाइंस कहते हैं, एलिफेटिक अमाइंस कहते हैं। इन अमाइंस को कौन से वाले अमाइंस कहा जाता है, एलिफेटिक अमाइंस। इवन आगे जाके तुम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को जब डिटेल में पढ़ोगे तो तुम्हें यही मिलेगा, एलिफेटिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड। तो जब फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन चेन से कनेक्टेड हो देन वो एलिफेटिक, अगर वो बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है या किसी दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड से है तो फिर उसको हम लोग फिलहाल एरोमेटिक में डाल देते हैं। बट यूजुअली हम लोगों के पास एरोमेटिक कंपाउंड के नाम पर बेंजीन रिंग ही रहेगी। तो ये हो गया हमारा अमाइंस। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा एलिफेटिक अमाइंस मिले, आप लोगों के पास एरोमेटिक अमाइंस भी मिल सकते हैं। वॉट डू यू मीन बाय द टर्म एरोमेटिक अमाइंस? एरोमेटिक अमाइंस का मतलब होता है कि आपके पास ये एक बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग से अगर मान लेते हैं आपने NH2 जोड़कर रखा है, तो देन दिस स्पीशीज इज नोन एज एरोमेटिक अमाइंस। अब देखो, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देने वाला किसी भी प्रकार के बहुत सारे चेंजेस कर सकता है, जैसे हो सकता है यहाँ पे थोड़े R वगैरह लगा दे, मे बी, ठीक है, एनी टाइप ऑफ कार्बन चेन वहाँ पे लगा दे, कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा दे जो इससे कम प्रायोरिटी का हो। बट बेंजीन रिंग से, ठीक है, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली NH2 जुड़ा है
ठीक है, बेंजीन रिंग और आप लोगों का जो NH2 है, अगर ये दोनों के बीच में डायरेक्ट अटैचमेंट है, ये डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक अमाइंस कहते हैं। अब इसमें देखो कंफ्यूज मत होना, जैसे अगर ये वाली सिचुएशन दे दी जाए, ये आपको रिंग दिख रही है और मान लेते हैं आप लोगों का NH2 ऐसा जुड़ा है, तो देखो इसको आप ना एरोमेटिक अमाइंस नहीं कहते, ये आप लोगों का एरोमेटिक अमाइंस नहीं है, नॉट एरोमेटिक अमाइंस। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तुमसे क्या कहा कि बेंजीन रिंग से आपका डायरेक्टली जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो क्या ये चीज़ आपकी डायरेक्टली जुड़ी है क्या? चेक करो, ये NH2 और इस बेंजीन रिंग के बीच में ये क्या आ गया है, कार्बन आ गया है, तो ये आप लोगों की डायरेक्टली नहीं जुड़ी। अब क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं जुड़ी है, सो देयरफॉर आप ये कहोगे कि ये आप लोगों का एरोमेटिक अमाइंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, और बेंजीन रिंग विथ NH2, इसका जो कॉमन नेम होता है ये तुमको पता होना चाहिए, ये अपने कॉमन नेम के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है, दैट इज एनिलीन्स। अच्छा, इसके अलावा और कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसकी बेसिसिटी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? हाँ, हम लोग एक और की पढ़ेंगे, दैट वुड बी अमाइड्स। वो कौन रहेगा? आप लोगों के अमाइड्स। अमाइड्स को भी तुम जानते ही हो, अमाइड्स किस बला का नाम है? अगर मान लेते हैं आपके पास RC डबल बॉन्ड O और NH2 है, ठीक है, जैसे मतलब ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये इसके वजह से हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड को क्या कहते हैं? अमाइड्स कहते हैं। तो अमाइड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक ग्यूनाडाइन पढ़ते हैं और एक एमिडाइंस पढ़ते हैं। अब बता देते हैं कि ग्यूनाडाइन और एमिडाइंस होते क्या हैं, उनको समझ लो। ग्यूनाडाइन मतलब देखो, सॉरी, एमिडाइंस मतलब ये होता है, R होगा, R आपके कार्बन से कनेक्टेड है और कार्बन से कनेक्टेड होने के साथ वही कार्बन राइट हैंड साइड से मान लेते हैं NH2 से कनेक्टेड है, लेकिन नीचे से मान लेते हैं कनेक्टेड है NH से, दिस इज नोन एज एमिडाइन। और अगर मैं यहाँ पे ग्यूनाडाइन की बात करूँ, ठीक है, ग्यूनाडाइन ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ठीक है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो ग्यूनाडाइन फिर आप किसको कहोगे? R। सो यहाँ पे R नहीं होगा, यहाँ पर भी फिर NH2 होगा और यहाँ पे भी एक NH2 होगा, मतलब लेफ्ट राइट दोनों तरफ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH, दिस इज नोन एज ग्यूनाडाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आगे बहुत ज़्यादा काम आता है। बट अगर किसी ने तुमसे ये पूछा, सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इस पूरी बातचीत का, कि कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है, कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है, तो देखो जैसे एसिडिटी का क्या नियम चलता था कि आप एक काम करो, H+ को निकाल दो और H+ को निकालने के बाद जो उसका कॉन्जुगेट बनता है, H+ को निकालने के बाद जो उसका कॉन्जुगेट बेस बनता है या बचता है, वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, वो आपका एसिड उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, आपका स्ट्रॉन्ग। मतलब बेसिकली एसिड का काम है H+ लूज करना, करवा दो, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रिमेनिंग पार्ट स्टेबल है तो ऑटोमेटिकली आपका एसिड भी स्टेबल हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग क्या लगाएंगे? लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक हम लोगों का यहाँ क्या लगेगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेस? बेस का देखो, अगर मैं अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जाऊँ, आयोनिक तो तुम पढ़ चुके हो, तो जो OH आप लोगों का फर्निश करता है, दैट इज आप लोगों का बेस। अगर मैं लेविस और ब्रॉन्स्टेड के थ्योरी के अकॉर्डिंग जाऊँ, ठीक है, और उसके अलावा एक और होता है ना, कौन सा है हमको याद नहीं आ रहा है, एक मिनट, लेविस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड, नहीं सही, एक मिनट रुको, एक मिनट, हाँ ठीक है, यही होंगे, को मैं याद नहीं आ रहा है मुझे भी, ठीक है। तो उसमें अगर कोई अपना लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है, अगर कोई अपना क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है, तो वो भी बेस कहलाता है। तो बेस वो स्पीशीज होती हैं जो अपना OH निगेटिव क्या करती है, रिलीज करती हैं। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को ये OH रिलीज करने वाले कंपाउंड्स तो नहीं मिलेंगे, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यूजुअली ऐसे बेस मिलते हैं जो अपने लोन पेयर्स, जो अपने क्या करते हैं, लोन पेयर्स को क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, और डोनेट करने के बाद स्वयं खुद पर क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। क्यों पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं? ऑब्वियसली अगर आप अपने लोन पेयर्स को यूज करके किसी और के साथ बॉन्ड बना रहे हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा, बराबर। अच्छा, अब ये पॉजिटिव मतलब ये किसको डोनेट करते हैं, अपने लोन पेयर, टू द H+, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे केस में H+ को उसने क्या कर लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अमोनिया, मैं अगर अमोनिया की बात कर रही हूँ, अमोनिया के ऊपर ये लोन पेयर है, अगर अमोनिया इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, ऑब्वियसली वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही, बट अगर उसने मान लेते हैं इस H+ को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या उस
नाइट्रोजन के ऊपर अब क्या कोई लोन पेयर है? नहीं है, तो इस बेचारे के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसने क्योंकि लोन पेयर डोनेट किया, या फिर मैं ऐसी भाषा में कहूँ क्योंकि इसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया, सो इट वुड बी नोन एज बेस। और ये जो NH4 पॉजिटिव है यानी कि अमोनियम आयन, इट विल बी नोन एज व्हाट? आप लोगों का ये क्या कहलाने लगेगा? ये बेस है तो NH4 पॉजिटिव ये क्या कहलाने लगेगा? ये कहलाने लगेगा आपका कॉन्जुगेट एसिड। अब अगर ये कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल हुआ लास्ट क्लास के जैसे, इफ दिस कॉन्जुगेट एसिड इज स्टेबल देन आप कहोगे कि आपका जो बेस है वो क्या है, या जो भी कंपाउंड है वो अच्छा खासा बेसिक है। अगर ये स्टेबल नहीं है, कंपैरेटिवली बात हो रही है, ठीक है, अगर किसी के कंपेयर में ये कॉन्जुगेट एसिड अगर आपका स्टेबल नहीं है तो आप क्या कहोगे? कंपैरेटिवली नहीं यार, तेरा बेस ना उतना अच्छा नहीं है। अब तुम खुद सोचो, हमने अर्लियर क्लासेस में डिस्कस किया है पॉजिटिव चार्ज को कौन चीज़ स्टेबल बनाती है। तो इनडायरेक्टली सबको पता है कि किसी भी दुनिया में पॉजिटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, कि कितने ज़्यादा आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा के रखे। क्योंकि क्या होगा, आप जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगाओगे बेसिकली वो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, उसके ऊपर के पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, और जैसे जैसे उसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? बताओ, बढ़ती जाएगी। सो देयरफॉर एनी स्पीशीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के तरीके क्या क्या है? रेजोनेंस के वाया दिया जा सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के वाया दिया जा सकता है, प्लस आई के वाया दिया जा सकता है, किसी भी तरीके के द्वारा आप दीजिए, ठीक है, किसी भी तरीके के द्वारा आप दीजिए। बट इफ यू आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स देन इन दैट केस क्या हो जाएगा? बताओ, इन दैट केस ये चीज़ कैसी हो जाने वाली है? ये चीज़ हो जाएगी इस प्रकार से कि वो आपका जो पर्टिकुलर कंपाउंड है दैट वुड बिकम अ वेरी गुड बेस, वो एक अच्छा खासा बेस क्या होगा? बन जाएगा। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई तकलीफ जैसी कोई सिचुएशन है, सिंपल सा है, बहुत ही प्यारा सा फंडा। तो अगर तुमको अब ये चेक करना है कि कौन ज़्यादा आप लोगों का अच्छा बेस होगा, तो आप उसमें क्या करना, उस पर्टिकुलर कंपाउंड को H प्लस प्रोवाइड कर देना, एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग H प्लस आप ये चेक कर लेना कि कौन सी सिचुएशन में आपका H प्लस ज़्यादा स्टेबल है। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये हो गया आपके पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का पहला रीजन। समझ गए? अच्छा, पॉइंट नंबर 2 को थोड़ा ना अलग ढंग से समझते हैं। देखो, बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, राइट? सही कह रही हूं मैं? या फिर मैं ये कह देती हूँ लोन पेयर डोनेट करना, नॉट इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर डोनेट करना। जैसे एसिड का काम होता है H पॉजिटिव देना, वैसे ही आप लोगों के पास जो बेस होता है, इस बेस का काम क्या होता है? लोन पेयर देना। इमेजिन करो कोई एसिड अपना H पॉजिटिव नहीं दे पा रहा है, बाय एनी रीजन, समहाउ बाय एनी रीजंस नहीं दे पा रहा है, तो आप क्या कहोगे? उसे गुड बेस बोलोगे कि बैड बेस बोलोगे? सॉरी, गुड एसिड बोलोगे या बैड एसिड बोलोगे? ऑब्वियसली उसे बैड एसिड कहा जाएगा, क्योंकि किसी के अंदर H प्लस मौजूद है। इससे हम क्या करें? भाई तू डोनेट नहीं कर रहा है, तू डोनेट कर, मैं तेरे को गुड एसिड बोलना शुरू कर दूंगी। तो सिमिलरली अगर कोई बेस अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और बहुत ही इजीली अगर वो करता है, तो ऐसे बेसेस को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों के गुड बेस कहते हैं। मतलब गुड मतलब अच्छे बेस हो भाई तुम लोग, ऐसा हम लोग उनको कहते हैं। समझ में आ रही है वाली बातचीत? अच्छा, अब लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जिनकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छी सी ड्रेस है, ठीक है, तुम्हारा जो फ्रेंड है तुमसे, फॉर एग्जाम्पल 2 फ्रेंड है तुम्हारा एक फ्रेंड तुमसे वो ड्रेस बोरो करके ले गया कि अच्छा भाई मुझको ये चीज़ चाहिए, मैं लेकर जा रहा हूँ और तेरे को मैं इतने टाइम तक रिटर्न कर दूंगा या कर दूंगी, वॉटेवर। अब होता क्या है, उसने अपने गिवन टाइम में लेट्स से आपको ड्रेस रिटर्न नहीं की। अब तुम्हारा दूसरा दोस्त आ गया और एग्जैक्टली उसको भी वही सेम ड्रेस चाहिए, तो ऐसे में क्या होगा? तुम्हारे पास क्या तुम उसको वो ड्रेस दे पाओगे एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम? वाई? क्योंकि तुम्हारे पास ड्रेस है ही नहीं। क्या तुम्हारे पास वो ड्रेस नहीं हो ये बोलेगा? तेरे पास तो ड्रेस है यार, तू दे क्यों नहीं रहा है? तो तुम उसको समझाओगे भाई तेरे आने से पहले ना कोई दूसरा आके लेके जा चुका है, सो टेम्परेरीली दैट ड्रेस इज नॉट अवेलेबल फॉर विथ मी फॉर डोनेशन पर्पस। सो इन दैट केस दैट ड्रेस आप डोनेट नहीं कर पाओगे या फिर आप दे नहीं पाओगे। तो ऐसे में जब आप लोन पेयर ही नहीं दे पा रहे हो
तो ऐसे में आप एक अच्छे बेस नहीं कहलाओगे। तो जब जब हमारे लोन पेयर्स, ठीक है, वेन एवर आवर लोन पेयर्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक है, वेन एवर लोन पेयर्स LP आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, जब जब ये लोग इन्वॉल्व होते हैं किस चीज में बताओ, रेजोनेंस में, या फिर आप ये कहो कि कॉन्जुगेशन में, तब ऐसे में वो पर्टिकुलर लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, देन दैट लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। वो पर्टिकुलर लोन पेयर आप लोगों के डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। और अगर वो आप लोगों का लोन पेयर खुद को डोनेट नहीं कर पा रहा है तो ऐसे केस में उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, वो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। क्योंकि ऑब्वियस है कि बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब ही क्या होता है, यही होता है ना कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता। तो अगर किसी का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से लोन पेयर नहीं अवेलेबल रहता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कमजोर। जरूरी नहीं है कि स्पीशीज रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो, कई बार उसका जो लोन पेयर होता है वो एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए भी इन्वॉल्व होता है। मतलब उस लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस हो रही है और उस रेजोनेंस की वजह से उस कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक नेचर डेवलप हो रहा है। तो ऐसे में भी अगर कोई लोन पेयर ये सब कामों में चला गया तो वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ घटा देगा। तो बेसिकली हम लोगों को बेसिक स्ट्रेंथ, अगर मैं ये बात करूं कि बेसिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो आप ये कहोगे कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, जो कि कुछ भी हो सकते हैं, +R वाले भी हो सकते हैं, +I वाले भी हो सकते हैं, हाइपरकॉन्जुगेशन वाले भी हो सकते हैं। और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आप लोगों के लोन पेयर टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, ठीक है, जो लोन पेयर आप लोगों के रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं उनके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को क्या करवा दे, किसी के साथ रेजोनेंस में भेज दे। क्या ये बेसिक अक्ल या बातचीत तुम्हारे भेजे में गई, ठीक है। अब इस पूरे बातचीत के हिसाब से अगर मैं एक छोटा सा तुम्हारे साथ कंपैरिजन करूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई गिव यू एलिफेटिक अमाइंस, मैंने तुम लोगों को दे दिया गिफ्ट के तौर पे एलिफेटिक अमाइंस, और मैंने यहाँ बाजू में तुमको दे दिया एक दूसरी स्पीशीज दैट इज एरोमेटिक अमाइंस। तो ऐसे में क्या हो जाएगा बताओ, आपको ये बताना है कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो याद रखना एलिफेटिक अमाइंस की ज्यादा होती है, बट क्यों होती है। तो देखो एलिफेटिक अमाइंस मतलब R और ये लेट से NH2, क्या ये बात समझ में आ रही है, ओके। एरोमेटिक अमाइंस मतलब आप लोगों का बेंजीन रिंग मतलब PH, और PH के ऊपर मैंने लगा दिया ये NH2, इतना तो समझ रहा है। अब ये जो लोन पेयर है, क्योंकि ये PH के यहाँ पे कौन है, ये PH आप लोगों का बेंजीन रिंग है, तो ये जो लोन पेयर है यहाँ पे, ये लोन पेयर एरोमेटिक अमाइंस के केस में क्या हो जाता है, लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक है। ये आप लोगों का किस में इन्वॉल्व हो जाता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। और क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, इसका मतलब नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, ये अवेलेबल नहीं होता है किस पर्पस के लिए, डोनेशन पर्पस के लिए। अब क्योंकि ये डोनेशन पर्पस के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो तुम खुद समझ लो कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देयरफॉर ये आप लोगों का कंपेयर टू अदर वन ये कैसा होगा, पुअर बेस होगा, क्योंकि RNH2 में किसी भी प्रकार की कोई रेजोनेंस नहीं हो रही अनलेस एंड अनटिल उस R यानी कि कार्बन की चेन में कोई डबल बॉन्ड ना आ रहा हो, ठीक है, समझ रहे हो, नो रेजोनेंस, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं होती। और इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रही है, इसका मतलब आप लोगों का जो लोन पेयर है वो क्या है, अवेलेबल है किस काम के लिए, डोनेशन के लिए। और अगर वो अवेलेबल है डोनेशन के लिए तो कंपैरेटिवली वो एक बेटर बेस होगा। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस में विजय किसकी होती है, एलिफेटिक अमाइंस की। एलिफेटिक अमाइंस आर मच बेसिक देन व्हाट आप लोगों का एरोमेटिक अमाइंस, समझ गए। तो हमने 2 रूल्स भी डिस्कस कर लिए, किस चीज के रूल डिस्कस कर लिए हम लोगों ने, आप लोगों के साथ ही साथ में कि बेसिक स्ट्रेंथ किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अभी एक जजमेंट बना ली कि हाँ यार हमेशा एलिफेटिक अमाइंस की बेसिसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू व्हाट आप लोगों के एरोमेटिक अमाइंस। क्या ये बात जा रही है दिमाग में थोड़ी सी। बट एक ना बहुत बड़ी मुसीबत है हम लोगों के पास, जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा कि आप लोगों का एज आई सेड कि आप लोगों के पास आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, बराबर मैं कह रही हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो तुम ये सोचो बेसिक स्ट्रेंथ को कितना अच्छा लगेगा, मतलब नाइट्रोजन को कितना अच्छा लगेगा
कि 3 डिग्री अमाइंस ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू 2 डिग्री अमाइन, एज कम्पेयर टू 1 डिग्री अमाइन। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 डिग्री अमाइन का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री अमाइन का मतलब होता है नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन की चेन है। 2 डिग्री अमाइन का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन के पास 2 कार्बन की चेन है और उस नाइट्रोजन को दो लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं। समझ हो? तो यही हम लोगों का था कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे पॉजिटिव चार्ज उतना स्टेबल होगा और जितना वो स्टेबल होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी बढ़ेगी, बराबर। लेकिन ये वाला जो आपका ऑर्डर होता है ना, ये ऑर्डर तभी वैलिड होता है जब आप अपनी अमाइंस को गैस फेज में वर्कआउट करवा रहे हो। किस में बात करवा रहे हो? गैस फेज में, बराबर। किस में करवा रहे हो? गैस फेज में करवा रहे हो। अच्छा, यहाँ पे मैं अमोनिया लिखना भूल गई क्योंकि अमोनिया के पास तो कोई भी आर नहीं है, तो ऑब्वियसली वो सबसे पुअर होगा जब आप उसको गैस फेज में करवा रहे हो। लेकिन अगर मान लेते हैं हम लोगों ने आप लोगों का एक्वस फेज यूज कर लिया, ठीक है, अगर हम लोगों ने क्या कर लिया, इफ इन एक्वस फेज यानी कि पानी होगा मे बी सॉल्वेंट, और इन अदर सॉल्वेंट या कोई अगर दूसरा सॉल्वेंट भी अगर आप इस्तेमाल कर लेते हो तो अब आपका ये वाला ऑर्डर नहीं चलता। मतलब अगर तुम ये सोचोगे कि एक्वस फेज में भी ऐसा हो कि 3 डिग्री अमाइन इज मच बेटर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री मतलब इज बेटर देन 1 डिग्री एंड अमोनिया, तो आपको ये ऑर्डर फॉलो होता हुआ नियम पूर्वक एकदम श्रद्धा पूर्वक आपको नहीं मिलेगा। गैसियस फेज में होता है, बट एक्वस फेज में ऐसा तो कुछ हो जाता है जिसकी वजह से आप लोगों का ये ऑर्डर फॉलो नहीं होता। तो ऐसा क्या होता है, तुम समझो इस बात को। तो whenever we are dealing with the aqueous phase and especially the basicity of amines in then वहां पे बहुत सारे की फैक्टर्स भी वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों? क्योंकि अब आपके सिस्टम में यानी कि कंटेनर में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स भी तो नाइट्रोजन के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, एंड जैसा कि तुम जानते हो नाइट्रोजन के पार्टिकल्स और हाइड्रोजन पानी वाला, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है ना। पानी का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। सो देयर आर वेरियस पैरामीटर्स विच डिसाइड्स बेसिकली कि आप लोगों का ऑर्डर क्या होने वाला है इन केस ऑफ व्हाट आप लोगों का एक्वस फेज। तो एक्वस फेज के लिए हम लोग जो बेसिसिटी का ऑर्डर निकालते हैं ना, वो बेसिसिटी का ऑर्डर एक्चुअली कोई लॉजिक पे वर्क नहीं करता। बिल्कुल लॉजिक होते हैं, आप हर चीज के लॉजिक को एक्सप्लेन कर सकते हो, बट दिक्कत ये है कि वो जो सॉल्वेंट में जो लॉजिक है वो आप एक्सपेरिमेंटली निकालते हो, ठीक है। अब जब आप एक्सपेरिमेंटली निकालते हो तो एक्सपेरिमेंटली निकालने से क्या होता है, हमको पता नहीं होता है कि कब कौन सा एक्सपेरिमेंट से कब क्या रिजल्ट आ रहा है। सो देयरफॉर एक्चुअली क्या करना पड़ता है हम लोगों को, आप लोगों का क्या कर रहे होगे, आप एक ऑर्डर दिया जाता है, वो उसको आपको याद करना रहता है। उस ऑर्डर के बियॉन्ड यूजुअली चीज़ें नहीं आती हैं, बट अगर उस ऑर्डर के बियॉन्ड अगर आपको चीज़ें मिल गई तो फिर अभी मैं जो बताने वाली हूँ इस लॉजिक का तुम इस्तेमाल करोगे। अच्छा, अब देखो स्टेरिक हिंड्रेंस के अलावा जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है आपके सॉल्वेंट वाले फेज में, वो ये होता है कि जैसे कि तुम जानते हो कि अगर मैं NaCl को, ठीक है, पानी में डालूंगी तो Na+ और पानी के मॉलिक्यूल्स और Cl- और पानी के मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में एक प्रकार से एक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। और ये जो अट्रैक्शन उनके बीच में क्रिएट होगा, उस अट्रैक्शन को हम लोग कुछ देखो, याद करो, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, सॉल्वेशन टाइप से कुछ कहते थे, याद आ रहा है? इसमें हम लोग क्या कहते थे, सॉल्वेशन टाइप में उसको हम कहते थे। तो एक सॉल्वेशन होने लगती है, प्रोसेस होती है सॉल्वेशन, और इस सॉल्वेशन वाली प्रोसेस में क्या होता है बताओ, एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। तो तुम खुद सोचो, जितनी ज़्यादा एनर्जी, ठीक है, बराबर जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। ये तो हम समझते हैं। तो सॉल्वेशन अगर भूल चुके हो तो थोड़ा सा पुराना वीडियो को पॉज करो और वापस से जाके केमिकल बॉन्डिंग को देखो, तब तुम्हें ज़्यादा बेटर फीलिंग आएगी इस चीज़ की कि जितना स्मॉलर साइज होता है, मतलब साइज ऑफ आयन, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, सॉल्वेशन एनर्जी के, ठीक है। मतलब जितना बड़ा आप लोगों का आयन का साइज होगा, सॉल्वेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। ऐसा क्यों, ये चीज़ ऑलरेडी मैंने केमिकल बॉन्डिंग के वीडियो में सिखाई है, तो उस चीज़ को जाकर देखो, समझ रहे हो,
उतना ही वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर एनर्जी कम रिलीज हो रही है, इसका मतलब स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ रहे हो? तो देयरफॉर साइज ऑफ आयन अगर बढ़ रहा है तो ऐसे में आप लोगों का जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी मेंटेन नहीं होगी। अब अपना खुद का एक भेजा चलाओ कि अगर मैं 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री तुम्हें दे दूं तो उनमें से सबसे बड़े साइज का कौन है? ऑब्वियसली 3 डिग्री। तो क्योंकि 3 डिग्री बड़े साइज का है इसीलिए आप लोगों का वहां पे सॉल्वेशन कम होगा। और अगर वहां पे सॉल्वेशन कम होगा तो तुम समझ जाओ क्या होगा। समझ रहे हो? तो आपके सॉल्वेंट फेज में, ठीक है, सॉल्वेंट फेज में अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन कंसेप्ट अगर मैं जाऊं, सॉल्वेशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आंसर आना क्या चाहिए बेसिसिटी का? 1 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री सबसे स्मॉलेस्ट साइज का है अगर मैं सॉल्वेशन के अकॉर्डिंग जाऊं तो। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते ना कि एट द सेम टाइम आपका इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा होगा। अमाइंस में इंडक्टिव इफेक्ट भी तो लगेगा। जो आपने कार्बन की चेन लटकाई है वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगी ना भैया। तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट जाऊं तो 3 डिग्री वाले में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहे हैं एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो तुम यहाँ पे देखो कि ये जो दोनों के रिजल्ट्स हैं ये एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। वो ये कह रहा है सॉल्वेशन वाला कंसेप्ट कि ऑर्डर आना चाहिए 1 to 3, और आप लोगों का जो प्लस आई वाला कंसेप्ट है वो ये कह रहा है कि ऑर्डर आना चाहिए 3 to 1। सो मतलब यहाँ पर एक्चुअली में आप रिजल्ट किस बेसिस पर डिसाइड करोगे? तो एक्चुअली यहाँ पे रिजल्ट हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं वो ये रहता है स्टेरिक हिंड्रेंस। आप नाइट्रोजन के आजू बाजू एक्चुअली में आप जो ग्रुप लगा रहे हो वो ग्रुप यदि आप लोगों का छोटा है, लाइक मिथाइल जहाँ पे कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो रही है वगैरह वगैरह, या फिर अगर आपने बहुत बड़ा ग्रुप लगा दिया, मिथाइल से बड़ा ग्रुप लगा दिया जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है, तो एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, इन तीनों फैक्टर्स को कंसिडर में लिया जाता है कंसिडरेशन में, और उसके अकॉर्डिंग फिर अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ को डिराइव किया जाता है, या फिर बुक्स वगैरह जनरल वगैरह में लिखा जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज इतनी इतनी बेसिक है और इस ऑर्डर में बेसिक है। सो इनडायरेक्टली आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पे आप लोगों का एक तीसरा इफेक्ट भी लगेगा, वो रहता है थर्ड इफेक्ट, जहाँ पे जो आपके कौन से फेज में, सॉल्वेंट फेज में, वो रहता है आपका साइज। ठीक है, सॉरी स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस चीज को देखो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के वाया निकाला जाता है, अलग अलग अमाइंस अलग अलग ग्रुप्स के लेके निकाला जाता है। बट तुम्हें इतना याद रखना है, अगर नाइट्रोजन के आजू बाजू में जो आर होते हैं, आर अगर मान लेते हैं आर की वैल्यू, मतलब आर की वैल्यू नहीं, अगर आर एक CH3 है, CH3 मतलब समझते हो मिथाइल, तो आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको रखना है वो आपको क्या रखना है? 2, 1, 3 और अमोनिया, ये याद करना पड़ेगा। मतलब 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा इज 1 डिग्री, और 1 डिग्री से मतलब 1 डिग्री इवन ज्यादा बेसिक हो जाएगा किसके एज कंपेयर टू 3 डिग्री, और सबसे आखिरी में अमोनिया। ये आपको याद करना पड़ेगा। बट अगर CH3 के बदले में लेट से आ जाता है C2H5 और सम अदर, या फिर कोई दूसरे सीरी स्ट्रेट कार्बन के, ठीक है, सम अदर कोई स्ट्रेट कार्बन वाली कोई दूसरी चीज आ जाती है, तो फिर ऑर्डर हो जाता है 2, 3, 1 और फिर आ जाता है आप लोगों का व्हाट? अमोनिया। लेकिन अगर मान लेते CH3 भी नहीं आया और C2H5 जैसे कोई स्ट्रेट कार्बन की चेन नहीं आई, बट एक मतलब ऐसा आ गया 2 डिग्री, 2 डिग्री समझते हो, जैसे ये Me इस कार्बन से जुड़ा है, फिर इसी कार्बन से Me भी जुड़ा है, या ये कार्बन और फिर ये जाके नाइट्रोजन से जुड़ा है, ये ऐसा सिचुएशन। तो ऐसे में ऑर्डर फिर बदल जाता है, फिर सबसे स्टेबल होता है 1 डिग्री, उसके बाद अमोनिया, और उसके बाद 2 डिग्री, और उसके बाद 3 डिग्री। और अगर यही सिचुएशन मान लेते हैं ऐसी हो जाती कि इस कार्बन के आजू बाजू 3 Me है, ठीक है, और आप लोगों का कार्बन साथ ही साथ में नाइट्रोजन से भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में फिर यही ऑर्डर हो जाता है अमोनिया 1 डिग्री, और फिर क्या हो जाता है आप लोगों का 3 डिग्री। तो आखिरी के दो एज सच उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो कौन आखिरी के दो, बट स्टार्टिंग के दो आपको मुंह जबानी याद होना जरूरी है कि अगर मिथाइल ग्रुप है तो ऑर्डर क्या बैठेगा, और अगर मिथाइल ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों का ऑर्डर क्या बैठेगा। बस इतना काम, इसके अलावा तुम्हें ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब एक और हम लोग बातचीत करते हैं। ये हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं, हाँ, ये हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी रूल्स के बारे में बातचीत कर ली सिंपल सी। अगर कोई नाइट्रोजन किस काम के लिए चला गया है, रेजोनेंस करने के लिए घूम रहा है भैया, इधर से उधर भटक रहा है,
तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, वो उसकी बेसिसिटी को घटा देगा, सिंपल। और अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस के काम से नहीं घूम रहा, अपने घर पे बैठा हुआ है चुपचाप अपने नाइट्रोजन के ऊपर, तो ऐसे केस में वो क्या होगा, आप लोगों का एक बेटर बेस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू गिव यू CH2, ठीक है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये आ गया। अब मान लेते हैं इसका कंपैरिजन आप करा रहे हो CH3 CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये लोन पेयर और हाइड्रोजन से। अब तुम ये देखो, ये डबल, ये सिंगल और ये लोन पेयर, यानी कि यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन अच्छी खासी मात्रा में हो रही है, लेकिन जो बाजू वाला है देखो, सिंगल डबल और उसके बाद एक सिंगल आके फिर लोन पेयर होना चाहिए। डबल के बाजू में लोन पेयर का क्या करूंगी मैं, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच और डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड वो भी इलेक्ट्रॉन रिच, तो यहाँ पे बेसिकली किसी भी प्रकार की कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं हो रही। समझो, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं हो रही। इफ समबडी आस्क यू कि बताओ इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, ठीक है, इफ समबडी आस्क यू कि इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, तो तुम उसको कैसे बताओगे कि जहां पे आपका लोन पेयर जहां बैठा हुआ है, लोन पेयर किस केस में बैठा हुआ है, सेकेंड वाले में, कहीं नहीं जा रहा है वो, तो वो ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी उसकी एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, ठीक है। फर्स्ट वन के मुकाबले वो क्या कहलाएगा, आप लोगों का ज्यादा बेसिक कहलाएगा। तो याद रखना, आपका लोन पेयर अपनी जगह पे होना बहुत जरूरी है। अगर वो जगह पे नहीं है और अगर वो डोनेशन के लिए भटक रहा है, इधर से उधर दर की ठोकरे खा रहा है, तो ऐसे में वो उसकी बेसिसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम नेक्स्ट वाले रूल पे बात करते थे। टोटल कितने रूल्स हो गए यार, लिख लो इसको। देखो, रूल नंबर 1 ये हो गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, अगर मान लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो। और उसके बाद ये रूल नंबर कोई 3 तो नहीं था, बट इसको तुम नाम दे दो कि ये रूल नंबर 3 है कि सॉल्वेंट फेज में क्या ऑर्डर चलता है, गैसेस फेज में क्या ऑर्डर चलता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रूल नंबर 5, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वो एक फैक्टर है जो काफी हद तक अमाइंस की बेसिसिटी को देखो क्या करती है, कंट्रोल करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से अमाइंस की बेसिसिटी को कंट्रोल करती है, हमको ये देखना है। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को पहले तो 2 कंसेप्ट थोड़े से रिकॉल करने की नीड है। कंसेप्ट नंबर 1 जो आपको रिकॉल करना है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी की होती है तो ये ऑर्डर चलता है, मतलब ट्रिपल की सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू डबल एंड सिंगल। और दूसरा आपको ये ऑर्डर मतलब बात याद रखनी है, सिंगल मतलब मोस्टली दे वुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, डबल मतलब वो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, और ट्रिपल मतलब वो sp हाइब्रिडाइज होंगे। और अगर वो sp हाइब्रिडाइज है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp में क्या होती है, ज्यादा होती है। अब तुम खुद सोचो, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज का मतलब ही क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वांट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहता क्या है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को मैं अट्रैक्ट करके रख सकूं। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखेगा भैया, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, बोलो, ऐसे में ये हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, समझ रहे हो, नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इट मीन्स दैट कि वहां पे बेसिसिटी क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यदि आपका लोन पेयर एक ऐसा नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन आपका एक ऐसा है जो sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऐसे में अगर मैं ये कहूंगी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, तो एक्चुअल में ये ऑर्डर किसका हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का। मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन वुड बी मोर बेसिक एज कंपेयर टू sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। इसका हम लोग 2 तरीके से एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अमाइंस लिया, R लिया, NH2 लिया, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ना, क्या कहेंगे हम इसको, अमाइंस कहेंगे। फिर हमें आइमीन्स लिया, यानी कि RCH डबल बॉन्ड N और ये R। अब इसके साथ मैंने एक और तीसरा पार्टनर भी ले लिया, दैट इज साइनाइड नाइट्राइल्स कहते हैं हम लोग इसको, है ना। अब अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि अब बताओ इन तीनों फंक्शनल ग्रुप्स में जो ऑलरेडी आप IUPAC में पढ़कर आए हो, यहाँ पे उनके बेसिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर चल रहा है, तो तुम सिंपल यहाँ पे ये देख लेना कि यहाँ पे रेजोनेंस जैसा तो कुछ लॉजिक दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी डबल और डबल के बाद तुरंत लोन पेयर, तो यहाँ भी कोई रेजोनेंस वगैरह तो कुछ झंझट है नहीं। बट यहाँ देखो ये चीज क्या है, ये आप लोगों का कैसा कार्बन है, ये आप लोगों का
कार्बन कह रही हूँ, ये आप लोगों का sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन आप लोगों का कैसा नाइट्रोजन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। और ये नाइट्रोजन आप लोगों का कैसा नाइट्रोजन है, sp है। अब तुम बताओ कि कौन सा वाला नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को चिपका के रखेगा अपने साथ, ऑब्वियस है sp वाला, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर बैठेगा, समझ रहे हो, ये बैठेगा आप लोगों के बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इज इट क्लियर? ये इस तरीके से हम लोगों को काम करना रहता है। अब इसी में तुम्हें थोड़े बहुत और देखो फैंसी क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। उन फैंसी क्वेश्चंस को देख के घबराने का नहीं है, क्योंकि वो फैंसी क्वेश्चंस बहुत ही आसान प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनमें डील करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे एक ये रिंग है, एक ये रिंग है, यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर रिंग भी यही हाइड्रोजन है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का नाइट्रोजन यहाँ पे CH3, यहाँ पे अगेन आप लोगों के पास एक रिंग है। और उसके बाद इसको ऐसा कर देना पड़ेगा, 5 की रिंग है, ये NH2। अब बताओ कौन सबसे ज़्यादा आपका बेसिक होगा, अब आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो पहले स्ट्रक्चर में तो भैया कोई रेजोनेंस नहीं हो रही, तो पहले तो लिख दिया करो, पहले तो नो रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस हो रही है, कैसे देखो, डबल सिंगल लोन पेयर लो भैया, यहाँ तो रेजोनेंस हो रही है। यहाँ पे कोई रेजोनेंस तो नहीं हो रही, बट ये जो नाइट्रोजन है ये आप लोगों का sp2 हाइब्रिडाइज है। अच्छा, ये वाला नाइट्रोजन क्या है, ये नाइट्रोजन sp3 भी है, और साथ ही साथ में देखो फायदा, हाइड्रोजन के बदले CH3 लगा है, और CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अच्छा, और ये वाला नाइट्रोजन क्या है, ये नाइट्रोजन पे तो यार ये पूरी की पूरी रिंग लगी हुई है। तो बेसिकली ये आप लोगों का एक 1 डिग्री का एलिफेटिक अमाइन है। ये क्या है, आप लोगों का 1 डिग्री का एक एलिफेटिक अमाइन है। तुमसे अगर कोई ये पूछेगा कि कौन सा नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियसली वो नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल है जिसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो किसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं आप लोगों के, वो आप चेक कर लीजिए। तो आप ये देखते हो कि मेरा इलेक्ट्रॉन इस केस में मिल रहा है, ये यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अच्छा वैसे ये कौन सा है, ये आपका 3 डिग्री है। ये कौन सा डिग्री है, आपका 3 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पे इसके बारे में चेक करो, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और ये कितना डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अच्छा, अब मैंने तुमसे बोल दिया इसको एक्वस फेज में अरेंज करो। तो एक्वस फेज में याद रखना, मिथाइल अगर नहीं है तो मिथाइल के अलावा हमेशा ऑर्डर रखोगे 2 3 1। हाँ, वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस वाले टाइप का नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये कि है इस कार्बन के आजू बाजू 2 Me है, इस कार्बन के आजू बाजू 3 Me है, वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, कार्बन एक्वस फेज में 2 3 1 ऑर्डर चलता है। तो पहले sp3 वालों को आपस में कंपेयर करो, क्योंकि सबसे हाईएस्ट अगर कोई रहने वाला है तो sp3 रहने वाला है। तो सबसे स्टेबल होगा आपका 1 के बाद उससे कम स्टेबल कौन आएगा आपका 4 से भी कम स्टेबल कौन आ जाएगा आपका 5, क्योंकि 1 डिग्री है। सारे sp3 वालों को निपटा लिया। हाँ, अब sp2 वाले को देखो, तो sp2 वाला ये है, तो यहाँ पे आएगा ये 3rd नंबर पे, और उसके बाद 2nd नंबर पे ये आएगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ये लॉजिक होता है ना, ये इस प्रकार से क्या करता है, वर्क करता है। तो आपको बिसाइड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब बिसाइड्स आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन कहीं रेजोनेंस में तो नहीं घूम रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ओके। और उसके अलावा फॉर एग्जांपल तुमको मैंने कल को कंपेयर करने को दे दिया यहाँ पर बेंजाइल अमाइन, ये आपको पकड़ा दिया बेंजाइल अमाइन वर्सेस आपको यहाँ पे बात करनी है एनिलीन की, कौन ज़्यादा आपका बेसिक होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, बेंजाइल अमाइन इज नथिंग अ बेंजिंग रिंग। बेंजिंग रिंग से क्या कनेक्टेड है, एक कार्बन कनेक्टेड है और उस कार्बन से NH2 कनेक्टेड है। बट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एनिलीन, एनिलीन मतलब बेंजिंग रिंग जिससे डायरेक्टली क्या कनेक्टेड है, NH2। तो अब ऐसे केस में तुम मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई रेजोनेंस नहीं हो रही। क्यों रेजोनेंस नहीं हो रही, लोन पेयर के बाद देखो ना सिंगल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं हो रही। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो हाँ यार, यहाँ तो रेजोनेंस हो रही है। तो रेजोनेंस की वजह से याद रखोगे क्या हो जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है, इसलिए ये इसका ऑर्डर आएगा। ठीक है, ये इसका ऑर्डर आएगा। इवन एक बात और अपने दिमाग में थोड़ी अच्छे से ठूस के रखना कि जो अमोनिया होता है ना, ये भी एकदम अच्छे से याद रखना। ये जो आपका भैया अमोनिया है, नोट में डाल लो इसको कि आपका जो अमोनिया है, देखो एलिफेटिक अमाइंस ये बेटर होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमाइंस, ये तो हम लोगों को पता था।
बट आपका जो अमोनिया है ये अमोनिया तक बेटर होता है किसके कंपेयर में, एरोमेटिक अमाइंस के। सो एरोमेटिक अमाइंस यानी कि सोचो बेचारे कितने बदनाम हैं किस चीज़ के लिए, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करने के लिए। अच्छा, अब इससे एक सवाल और बनाया जा सकता है, बल्कि ये सवाल तो भैया बहुत ही प्यारा है। देखो ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे मैंने NH2 लगा दिया, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एनिलीन। उसके बाद ये नाइट्रोजन, इसके आजू बाजू में 2 बेंजीन रिंग मत लगा रही हूँ, मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रही बेंजीन रिंग को, तुम कर लेना चाहो तो, नहीं तो कोई नीड नहीं है। वैसे पीएच को बेंजीन रिंग के जैसे पढ़ने की आदत तुम्हारे अंदर ना होनी चाहिए। अगर नहीं होगा ना आदत तो दिक्कत ये आ जाएगी कि तुम्हें पेपर में याद ही नहीं आएगा अच्छा पीएच मतलब क्या होता है, फिर ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो अब मुझे बताओ कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो हमारा जो मतलब खोपड़ी है वो कैसे चलती है, ओ यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बढ़िया। फिर यहाँ पे मतलब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, 3 रिंग्स का मतलब होता है 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे 2 रिंग्स मतलब 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और यहाँ तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये फिट रहता है कि अच्छा जब हमने मैडम कार्बोकैटायन पढ़े थे तो कार्बोकैटायन के केस में जितना ज़्यादा मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये पढ़े थे, हाँ बिल्कुल पढ़े थे। तो अब उनका दिमाग यही चलता है कि इसमें भी ऑर्डर कैसा होना चाहिए, 3 डिग्री सबसे स्टेबल, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेजोनेंस हो रही है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम कार्बोकैटायन की पहली बात तो स्टेबिलिटी नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे किसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, नाइट्रोजन की। अगर नाइट्रोजन ने उस लोन पेयर को डोनेट कर दिया तो डोनेट करने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं। तो इसको कार्बोकैटायन के लॉजिक से मत लगाओ, बल्कि इस लॉजिक से लगाओ कि नाइट्रोजन जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस करते वाले लोन पेयर को आप दोगे कहाँ, किसको पास दोगे, कहीं नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्योंकि कोई मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि फर्स्ट वाले केस में रेजोनेंस नहीं हो रही, वहां पे भी रेजोनेंस हो रही है। बट आप ये कह सकते हो कि कंपैरेटिव टू अदर वंस क्या हो रहा है, आप लोगों का क्या हो रहा है बताओ, वो जनरली आप लोगों का क्या हो रहा है, आप लोगों का क्या हो रहा है, कम मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर रखने की उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। बस सिंपल सा है। तो एक्चुअल में बेसिसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ना कि ऐसे ग्रुप जो रेजोनेंस के लिए उसको भगाकर ले जाए। ऐसे ग्रुप हमको नहीं होना रेजोनेंस के लिए, बिल्कुल मतलब नहीं चाहिए, बेसिसिटी के लिए एकदम नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे ग्रुप क्या है, हम लोगों के काम के नहीं है। अच्छा, उसके अलावा हमने एक और टॉपिक अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था, स्टेरिक इनिबिशन रेजोनेंस, याद आ रहा है, SIR। SIR का एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या असर पड़ता है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो SIR है इसका आपकी बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ता है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो तुम एक बात याद रखना, जैसे कि मान लेते हैं ये आप लोगों के पास एक रिंग है, इस रिंग में मान लेते हैं यहाँ पे NH2 है और इसकी जस्ट ऑर्थो पोजिशन पे मैंने लगा के रखा है CH3। अब जैसे कि तुम ये जानते हो कि ये जो CH3 है ये आप लोगों का कैसा होता है, एक बल्की ग्रुप होता है। और बल्की ग्रुप क्या करते हैं, जो आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको अपनी एक्सिस के अराउंड ये लोग क्या करवा देते हैं, रोटेट करवा देते हैं। अब अगर ये रोटेट कर देते हैं तो रोटेट करने से ये जो पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप है इंक्लूडिंग द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, ये पहुंच जाता है कहाँ पे, आपके आउट ऑफ द प्लेन पहुंच जाता है। और अगर ये आउट ऑफ द प्लेन पहुंच जाता है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, बताओ यहाँ पे क्या हो जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है, नॉट बेसिक स्ट्रेंथ, जो रेजोनेंस होती है बेसिकली नाइट्रोजन के ऊपर के लोन पेयर जो रेजोनेंस कर रहे थे, ठीक है, रेजोनेंस विथ रिंग, वो क्या हो जाती है, हिंडर्ड हो जाती है, या फिर आप कह सकते हो वो स्टॉप हो गई है ना, वो रेजोनेंस नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आप ये बोलोगे ठीक है अगर रिंग में रेजोनेंस नहीं कर पा रहे इसका मतलब लोन पेयर जो है वो अवेलेबल है, और अगर लोन पेयर अवेलेबल है इट मीन्स दैट कि वहाँ पर आप लोगों की बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, अच्छी है। क्यों, अगर वो अवेलेबल है भैया तो डोनेट भी करेगा, अगर वो अवेलेबल है तो डोनेट भी करेगा। इट मीन्स दैट कि अगर किसी जगह पर आप लोगों का क्या हो जाए इस तरीके का कोई बल्की ग्रुप आ जाए, तो बल्की ग्रुप के आने की वजह से क्या हो जाता है, वो रेजोनेंस मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। बट ये जो NH2 है, ये NH2 इतना छोटा होता है कि यहाँ पर आप लोगों का यूजुअली कोई भी इफेक्ट आपको देखने को, जैसा बोलते हैं ना ऑर्थो इफेक्ट,
आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, बल्कि बिल्कुल देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ये पर्टिकुलर ये जो है क्वेश्चन, ये ऑर्थो इफेक्ट की वजह से नहीं होता, नो ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके का अगर तुम्हारे दिमाग में लॉजिक भी जाता है तो उसको पहले काट के फेंक देना, ठीक है। ये वाला यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाना, ठीक है, यहाँ पे ये वाला लॉजिक नहीं लगाना, समझ रहे हो क्यों? अच्छा, इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद आगे इलस्ट्रेशंस की तरफ मूव करते हैं। अब होता क्या है, यहाँ ऑर्थो इफेक्ट तो नहीं लगता है, बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना वर्क करता है। क्या है वो इंपॉर्टेंट फिनोमेना? देखो, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है जी, मान लेते हैं नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट कर दी, और लोन पेयर डोनेट करने के बाद भाई साहब के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो, उसके ऊपर क्या आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अच्छा, 3 नाइट्रोजन आ गए होंगे अब तो, हाँ। अब आप इसको बात कर रहे हो एक्वस फेज में, तो एक्वस फेज में क्या होता है? H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब तुम तो जानते हो, और H2O के मॉलिक्यूल्स और इस पर्टिकुलर H के बीच में क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, समझ रहे हो। अब अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, इट मीन्स दैट कि आप लोगों का जो लोन पेयर, मतलब ये क्या हो गया, आप लोगों का काफ़ी जो है आपका हाइड्रोजन, ये बेचारा पूरा ऐसा हो गया ना कि लोन पेयर ब्लॉक हो रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के जो मतलब जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसको क्या कर लेंगे? पूरा सराउंड कर लेंगे। तो इसी वजह से जो आप लोगों की ऑर्थो पोजिशन स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे क्या वर्क करने लगती है? आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, किसकी वजह से आ जाती है? 2H2O, तो वो अपने लोन पेयर्स इजीली डोनेट नहीं कर पाता है। अब इसी के ऊपर देखो एक सवाल क्रिएट होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ बेंजीन रिंग विथ NH2, ये मान लेते हैं आपके पास एक बेंजीन रिंग है विथ NH2 विच इज नोन एज व्हाट? एनिलीन। अब इसकी जो ऑर्थो मेटा और पैरा पोजिशंस है, इन ऑर्थो मेटा और पैरा पोजिशंस पे काम करते हैं हम लोग, क्या लगा लेते हैं? आप लोगों के कुछ ग्रुप्स लगा लेते हैं और फिर इनको अरेंज करते हैं और फिर सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया CH3, और आखिरी वाले में लगाया कुछ भी नहीं। अब पहले तो आप ना कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन देखो तो इसको तुरंत क्या कर लिया करो, पहले इफेक्ट्स कौन कौन से लग रहे हैं लिखो। हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा होगा और साथ ही साथ में प्लस आई। मेटा पोजीशन पे तो भैया सिर्फ प्लस आई लग रहा है, पैरा पोजीशन पे प्लस आई भी लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, इस बेचारे पे कुछ नहीं लग रहा। तो एक इंसान की फीलिंग क्या कहती है कि बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किस बात की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसको सप्लाई किए जा रहे हैं, समझ रहे हो। अब आपका जो थर्ड वाला केस है उसमें आप बोलोगे यार वो तो CH3 कितना दूर है, सेकेंड वाले केस में बोलोगे अरे यार उसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं कर रही, फर्स्ट वाले केस में बोलोगे अरे यार ये तो कितना प्यारा केस है, इसमें तो प्लस आई भी निकट है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी आप लोगों की क्या है करीब है। तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो ऑर्डर होता है वो इस तरीके से चलता है, ए के बाद C के बाद B और B के बाद D, ये ऑर्डर चलते हैं। बट यहाँ पे आप लोगों को तुरंत अपने दिमाग की बत्ती चलानी है कि NH2 के बाजू में अगर CH3 जैसा एक बल्कि ग्रुप मौजूद हो जाए तो बल्कि ग्रुप के मौजूद होने की वजह से वहाँ पर आप लोगों का काफ़ी हद तक H2O जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से उन लोगों का जो पर्टिकुलरली क्या कहते हैं बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो बेसिक स्ट्रेंथ नहीं हो पाता है। ठीक क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होता है। तो ऐसे केस में आप लोगों का जो पैरा पोजिशन है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद इवन मेटा भी आ जाता है, ठीक है, मेटा भी आ जाता है आप लोगों का, ठीक है, मेटा भी आ जाता है आप लोगों का। और उसके बाद फिर आप लोगों का क्या कहते हैं ये अमोनी मतलब बेसिक न्यूट्रल वाला भी आ जाता है और सबसे आखिरी में शिफ्ट हो जाता है, सबसे आखिरी में क्या हो जाता है ए, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मतलब सोचो असर पड़ता है कि एनिलीन तक उससे क्या हो जाती है आगे। तो एक्चुअल में याद रखना जब हम लोग COOH ग्रुप लगाते हैं तो हम लोग ऑर्थो इफेक्ट की बात करते हैं, लेकिन जब हम लोग NH2 ग्रुप लगाते हैं तो वहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट की बात नहीं करते हैं, वहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? आप लोगों के किसके? स्टेरिक हिंड्रेंस की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे CH3 के जगह पे और कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता था, ठीक है। इन प्लेस ऑफ CH3 देयर कैन बी अदर बल्कि ग्रुप, ठीक है, देयर कैन बी अदर बल्कि ग्रुप, कोई भी दूसरे आप बल्कि ग्रुप को उठाकर क्या करो लेकर आ जाओ, ठीक है। देयर कैन बी अदर बल्कि ग्रुप्स, जैसे कि आप वहाँ पर मान लेते हैं आपने लेकर आ गए क्लोरीन को। अब अगर तुम क्लोरीन को लेकर आ गए तो क्या यही सेम ऑर्डर छाप दोगे क्या गधे के बच्चे के जैसे? नहीं। अभी हम लोगों ने देख लेते हैं क्लोरीन के केस में कैसे काम करना है। देखो 4 रिंग्स हमने बना ली, चारों रिंग्स पे एक एक क्लोरीन लगा देते हैं। यहाँ लगा दिया क्लोरीन, यहाँ लगा दिया क्लोरीन, यहाँ लगा दिया अच्छा यहाँ तो ऑलरेडी लगा हुआ है,
मेटा पोजीशन पे लगा दिया क्लोरीन और आखिरी वाले में हमने कहीं क्लोरीन नहीं लगाया। तो अब तुम ये पहले ना इफेक्ट देखो कि कौन क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो जो आपका ये पहला वाला क्लोरीन है ये -I देता है। याद रखना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका आयोडीन रेजोनेंस नहीं करते लोन पेयर होने के बावजूद, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्चुअल में कार्बन के ऑर्बिटल्स के अपेक्षा बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का उतने अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है। से -I लगता है यहाँ पे -I लगता है, क्योंकि क्लोरीन तो रेजोनेंस के अलावा और क्या करेंगे, और मेटा पे तो वैसे भी -I लगता है। अब तुम मुझे बताओ कि जब हम लोग आज क्लास शुरू किए थे तो बेसिसिटी के लिए हमने क्या नारा लगाया था। बेसिसिटी का हमारा नारा ये था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए भैया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं। तो अब तुम खुद समझ लो कि यहाँ तो बल्कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जा रहे हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ होगा, डी का, क्योंकि वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं हो रहे। उससे कम किसका होगा, आपके सी का, क्योंकि वो दूर है और इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। उससे कम किसका होगा, आप लोगों के बी का, और सबसे कम किसका होगा, ए का। तो कोई भी ऑर्डर जो तुमको लिखवाया जाता है उसको गधे के समान रट नहीं लेने का है, ठीक है, उसको रट नहीं लेने का है। या अगर तुम रट लोगे तो रटने से क्या हो जाएगा बताओ, रटने से ये हो जाएगा कि आप ये सोचोगे कि अच्छा यही ऑर्डर बाकी जगह भी हम लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा बराबर। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज पर। अब देखो ये अगेन वो पॉइंट है जहां पे मिस्टेक होती है, और इस सेम पॉइंट को हमने अभी लास्ट क्लास में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के दौरान भी डिस्कस किया है, बट अगेन मैं बता रही हूँ कि उस वक्त भी गलती करोगे और आज भी गलती करोगे और आगे भी गलती करोगे। अब हम में से मैक्सिमम लोगों की फीलिंग क्या आती है कि फ्लोरीन भी भैया मानते हैं -I दे रहा है, फ्लोरीन -R भी कर रहा है, ठीक है, और क्लोरीन तो सिर्फ -I कर रहा है, ऊपर से फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन निकाल रहा है, वो ये सोचते हैं कि फ्लोरीन है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है मतलब बेसिसिटी को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। तो उनके अकॉर्डिंग ये जो ऑर्डर बैठता है ना बेसिसिटी का, वो ये बैठता है। बट तुम लोगों को मैंने प्रीवियस एसिडिटी की ही क्लास में सिखाया था कि आप लोगों का जो क्लोरीन होता है, इस महाशय क्लोरीन के पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, और अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं मतलब ये क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। और अगर ये रेजोनेंस कर रहा है इसका मतलब ये नाइट्रोजन के जो बचे कुछ थोड़े बहुत भी लोन पेयर थे जिसकी वजह से बेसिसिटी हो सकती थी, उन लोन पेयर्स को भी ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवा ले रहा है। जा मैं ले लूंगा, जा मैं ले लूंगा, ये इस तरीके की हरकत। तो इसीलिए ये वाला ऑर्डर यहाँ पर चलता है करके, ठीक है, यानी कि बी विल बी ग्रेटर देन व्हाट, ए। तो ये वो पॉइंट था जहाँ पे मिस्टेक होने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये मिस्टेक ना हो इस बात का तुमको ख्याल रखना है। अच्छा, और तो एज सच कुछ भी नहीं है। हाँ, एक और है जिसको हम लोग थोड़ा डिटेल में बातचीत कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 पहले तो रिंग्स ठूस लेते फटफट, ये हम लोगों की 4 रिंग्स आ गई, ठीक है। अच्छा, अब बताओ क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे, OMe इज मेथॉक्सी, यहाँ लगा दिया OMe, यहाँ लगा दिया OMe, और यहाँ पे तो OMe की ज़रूरत नहीं है। अब OMe के बारे में तुम क्या जानते हो, OMe के बारे में हम इतना जानते हैं कि लोन पेयर होने की वजह से भाई साहब क्या करते हैं, +R इफेक्ट देते हैं, और ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है इसीलिए -I भी देते हैं, और मेटा पोजिशन पे तो सिर्फ -I काम करेगा, और यहाँ पे +R और -I दोनों काम करेंगे, समझ रहे हो। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि आप लोगों का ये जो OMe है +R से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अच्छी बात है। अब तुम बताओ ऐसी कौन सी स्पीशीज है जिसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जा रहा। तुम बोलोगे ये वाली एक ऐसी स्पीशीज है जिसको कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, बराबर। लेकिन बी वाली सिचुएशन तो सबसे वर्स्ट है, मेटा वाली सिचुएशन तो सबसे वर्स्ट है, क्योंकि मेटा वाली सिचुएशन से इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, विड्रॉ किया जा रहा है सिर्फ, और दिया भी कुछ नहीं जा रहा है। ये बताओ, ये तो और भी घाटे का सौदा। तो सबसे आखिरी में तो आ जाना है आपका कौन सा वाला ऑप्शन, बताओ कौन सा वाला ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन। अब आपको डिसाइड करना है सबसे बेस्ट पोजीशन कौन सी है, सबसे बेस्ट, ये तुमको पहले देखना है। तो तुम चले देखने के लिए, तुम बोलोगे अरे यार सबसे पहली पोजीशन तो हम लोगों की +R है ना, तो मतलब ये ऑर्थो वाली पोजीशन सबसे बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, आपका दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है मूर्खों, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो दिया जा रहा है उतना ही सेम क्वांटिटी का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी दिया जा रहा है, क्योंकि रेजोनेंस डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं होती, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये करीब है, अगर ये करीब है मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, और अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो ये बेसिसिटी के लिए अच्छा संकेत ना है।
तो इसको आपको पटकना है पीछे, यानी कि ये आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद फिर तुम क्या डिसाइड करते हो कि अब किसको आगे रखें, मतलब इसको आगे रखें कि इसको आगे रखें। तो ऑब्वियसली सबसे आगे में आपका सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट तो वैसे भी ऑलमोस्ट 2 या 3 कार्बन के बाद तो वैसे भी क्या हो जाता है, वो इनइफेक्टिव हो जाता है। तो वहां पे वैसे भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्वांटिटी में दिए जा रहे होंगे एज कंपेयर टू ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन लेने के। तो देयरफॉर सी, और उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा डी। तो इस तरीके से जब तक तुम खुद घर में कॉपी किताब उठाकर स्वयं चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम लोगों को याद रखना चीज़ें जमेंगी नहीं। उसमें तुम्हें लगेगा अरे पेपर के वगैरह कितना कठिन है, बट रियलिटी में कुछ भी कठिन नहीं है, सारा का सारा काम ईजी है, लॉजिकल है। अच्छा, जैसे हम यहाँ पे एक और चीज़ लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं NO2 का ग्रुप, और भी लगा सकते हो, एक और लगा के देखेंगे, NH2 ही लगा के देखेंगे लगे तो एक बार और। ये NO2, अब NO2 बताओ किस काम के लिए कुख्यात है। NO2 पहली बात तो -I से इलेक्ट्रॉन भी खींचता है और -R से भी इलेक्ट्रॉन खींचता है। बताओ, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है कि दोनों तरफ से उस बेचारे से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। लेकिन जो आपका आखिरी वाला ऑप्शन है वो एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप एक भी इलेक्ट्रॉन उससे खींच नहीं रहे हो, तो ऑब्वियसली बेटर वुड बी डी। अब आपको ये सिचुएशन ढूंढनी है, ऐसा सिचुएशन ढूंढना है जहां पे उसके पास से इलेक्ट्रॉन्स कम खींचे जा रहे हो। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स बताओ कहाँ से खींचे जा रहे हैं, आपकी मेटा वाली पोजीशन से, क्योंकि मेटा वाली पोजीशन पे रेजोनेंस काम नहीं कर रहा है। अब इसमें मैक्सिमम लोग पता है क्या गलती कर देते हैं, ये वाली चीज को मतलब सी ऑप्शन को लिख देते हैं डी के बाद। क्यों ऐसा कर देते हैं वो लोग, क्योंकि उनको लगता है कि दूर है भैया, दूर है, अरे यार दूर भली है बट वहां पे रेजोनेंस भी तो काम कर रही है, और रेजोनेंस को दूर पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो मेटा पोजीशन है उसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं, मतलब कितनी फायदे की बात है, इलेक्ट्रॉन इस बार खींचे ही नहीं जा रहे हैं। तो ये हो गया डी और ए। अब उसके बाद अगर आपको डिसाइड करना है कि बेटर ए है, यानी कि ऑर्थो वाला ज़्यादा बेटर है कि पैरा वाला ज़्यादा बेटर है, तो ऑब्वियसली आप लोगों का पैरा वाला ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इन दैट केस क्या हो जाएगा, आपका जो NO2 ग्रुप है वो दूर रहेगा। ठीक है, रेजोनेंस तो सेम ही असर डालेगी, बट स्टिल NO2 ग्रुप आप लोगों का कैसा रहेगा, दूर रहेगा। सो ये होगा हम लोगों का करेक्ट ऑर्डर, अगर मैंने NO2 ग्रुप को लगा दिया तो। ठीक है, अगर NO2 ग्रुप को हमने लगा दिया तो। अब ऐसे ही सेम बातचीत आप एक और केस में कर सकते हो, जैसे कि ये मान लेते हैं आपको अगेन हमने 4 ठोक रिंग पकड़ा दी। ठीक है, ऐसे ही होता है, रिंग 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 के सवाल बहुत आते हैं। ये NH2, यहाँ पर भी NH2, यहाँ पर भी NH2। लो, इस बार NH2 की रिंग और NH2 को ही लटका दिए। तो नाइट्रोजन क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है तो उसकी वजह से -I तो लगेगा ही लगेगा, बट नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो +R तो लगेगा ही लगेगा। मेटा पोजिशन पे तो सिर्फ -I लगता है ना। अब बताओ, अब मुझे क्या कहते हो तुम कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकाले जा रहे हैं। तो आप ये देखोगे कि अच्छा ये तो मिथॉक्सी के जैसा केस हो गया है, मिथॉक्सी में भी तो इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे थे, एग्जैक्टली मिथॉक्सी जैसा ही तो केस हो गया है ये भी। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकाले जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं से निकल रहे हैं तो वो है आप लोगों का ये कौन सी पोजीशन, आप लोगों की कौन सी वाली पोजीशन बताओ, ए, क्योंकि करीब है, और एज कंपेयर टू सी, तो ऑब्वियस है कि हम लोग देखेंगे कि हाँ ए और सी के मुकाबले आप लोगों का जो ए और सी में ए से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और जो आपकी बीच वाली पोजीशन है मतलब सेकंड वाला, वो तो ऐसा है कि जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकाल ही रहा है, वो तो दे भी नहीं रहा है कुछ। अच्छा, तो सबसे बेटर होगा यहाँ पे पैरा, ये समझते हो। अच्छा, लेकिन अभी ऊपर हमने मिथॉक्सी वाला केस किया, अभी हमने ऊपर मिथॉक्सी वाला केस किया, वो भी ऑलमोस्ट इसी के जैसा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज मिल जाता है। यहाँ पे ये वाला ऑर्डर फॉलो होता है, पैरा, मेटा और फिर एनिलीन और उसके बाद ऑर्थो, सिर्फ एक NH2 के इंट्रोडक्शन की वजह से, अगर तुम्हें चीज़ों के रीजंस पेपर में याद नहीं है, बट कुछ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ ये भी और मिथॉक्सी वाला भी, बट अगर तुम्हें बेसिक ऑर्डर्स याद हैं तो वो तुम्हारे लिए कैसा है, ऑर्डर मतलब कुछ के, सबके तो ऑब्वियसली रट्टा नहीं मारोगे, वो तो किसी गधे को कहेंगे जो इस सारी चीज़ों का रट्टा मारेगा, बट स्टिल ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को बेसिसिटी के नाम पे पता होनी चाहिए थी। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट नोट है, वैसे ये यहाँ पे अगेन हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस की ही बात करेंगे। जैसे कि तुम्हें पता है कि यूजुअली NH2 वालों में किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस काम नहीं करता, बट स्टिल वी टॉक अबाउट इट। यहाँ नाइट्रोजन के पर लोन पेयर है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे CH3 है।
अब तुम तो जानते हो बाबा, ये बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप, ये इसको रोटेट मार देगा, है ना। अगर ये इसको रोटेट हो गया तो ये पूरा का पूरा ग्रुप आपका क्या चला जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। अब तुमको तो पता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि यूजुअली NH2 में आप लोगों का स्टेरिक इनिबिशन रेजोनेंस नहीं होता है, बट इन दिस केस आप लोगों का SIR आपका बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है एज कंपेयर टू व्हाट स्टेरिक हिंड्रेंस। किसकी वजह से? ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का लॉजिक नहीं चलता, यहाँ पे SIR का लॉजिक चलता है। और अगर SIR का लॉजिक चल रहा है, इसका मतलब वहाँ पे रेजोनेंस क्या हो चुकी है, रेजोनेंस प्रिवेंट हो गई है। और अगर रेजोनेंस प्रिवेंट हो गई है, इसका मतलब इसकी जो बेसिसिटी है वो बेसिसिटी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास NH2 लगा है टॉप पे, तो आप किस चीज को देखोगे, स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू वाटर देखोगे। बट अगर ऐसा कोई ग्रुप लगा है जिसके आजू बाजू में खुद भी CH3 मौजूद है, तो आप क्या देखोगे वहां पर, आप ये चेक करोगे कि वहां पर क्या हो रहा है, आप लोगों का स्टेरिक इनिबिशन रेजोनेंस हो रहा है। तो NH2 अगर लगा है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट नोट है, अगर NH2 लगा है तो डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू H2O। और अगर मान लेते हैं आपके पास ऐसा लगा है कि N है, यहाँ ग्रुप है, तो यहाँ पे आप लोगों का डोमिनेटिंग होगा SIR इज डोमिनेटिंग। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि कौन डोमिनेटिंग है और कौन डोमिनेटिंग आप लोगों का नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी बात करते हैं हम लोग हमारे एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस बेस की, दैट इज पिरिडीन। अगर मैं यहाँ पे पिरिडीन की बात करूं तो सब लोग पिरिडीन को पहचानते हैं। अब पिरिडीन को पहचानना तुम्हें पड़ेगा, अब चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। अब देखो, ये लोन पेयर या ये होता है भैया पिरिडीन का स्ट्रक्चर। अब तुम मुझे बताओ, क्या ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है? नहीं, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ना तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ना ही ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। ये अगर इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, अवेलेबल है। किस पर्पस के लिए? डोनेशन वाले पर्पस के लिए। बस इतना याद रखना। मैं अभी पिरिडीन का कंपैरिजन किसी के साथ करवा नहीं रही हूं, बस तुमको ये याद रखना है कि पिरिडीन के ऊपर का जो लोन पेयर होता है ना, वो इन्वॉल्व नहीं होता। किसके केस में? आप लोगों के किसके केस में? रेजोनेंस में। अब इसका कंपैरिजन करवाते हैं हम पायरोल के साथ। अब देखो भाई, पायरोल कौन है? पायरोल मतलब 5 कार्बन की बेसिकली वो रिंग होती है। मैंने रिंग थोड़ी अजीबोगरीब बना ली, एडजस्ट कर लेना उसको। ठीक है, ये होती है आपके पास 5 कार्बन की रिंग, और इस 5, एक मिनट यार ठीक से बना लेते हैं उसको। अब ये हो गई पहले हमारी 1, ये 3, यहाँ पे गिन लेना कितने कार्बन है। ठीक है, ये हो गई आप लोगों के पास 4 कार्बन की रिंग। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। लेकिन अब तुम बताओ, क्या ये वाला जो नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर है, क्या ये अभी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है? ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। कैसे? देखो, डबल सिंगल लोन पेयर, यार ये तो इन्वॉल्व है। इसका मतलब इस बार जो नाइट्रोजन के ऊपर का रेजोनेंस, मतलब ये लोन पेयर है, ये इन्वॉल्व है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है इन द सेंस ये एरोमेटिसिटी के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ये अवेलेबल नहीं होगा। किस पर्पस के लिए? डोनेशन के लिए। ये डोनेट नहीं करेगा, याद रखना, ये डोनेट नहीं करेगा। और अगर कोई डोनेट नहीं करेगा तो उसकी बेसिसिटी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। So therefore pyridine is more basic as compared to what आप लोगों का pyrrole। ठीक है, more basic as compared to what pyrrole। ठीक है, as compared to what pyrrole। अच्छा, अब इसमें ना एक काम करते हैं, बाजू में हम एक और चीज को बना लेते हैं, दैट इज एनिलीन। अब एनिलीन यानी कि कौन? आप लोगों का NH2। क्या ये वाला जो लोन पेयर है, क्या ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है? अवेलेबल मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, रेजोनेंस कर रहा है। और अगर ये भी रेजोनेंस कर रहा है बेशरम इंसान, तो इसका मतलब ये भी नॉट अवेलेबल होगा। तो अगर मैं तुमसे पिरिडीन वर्सेस क्या नाम है उसका, एनिलीन, इस पे कंपैरिजन करने को कहूं, तो तुम क्या कहोगे? बताओ, तुम ये कहोगे कि देखो भैया, पिरिडीन वर्सेस एनिलीन में बातचीत करना कोई बड़ी बात नहीं है। पिरिडीन इज बेटर देन कंपेयर टू एनिलीन। अगर मैं तुमसे ये कहूंगी कि अगर तुम पिरिडीन और पायरोल को कंपेयर करो, तो तुम कहोगे कि पिरिडीन इज मच बेटर देन व्हाट पायरोल। तो इनडायरेक्टली आप लोगों का जो पिरिडीन है वही बेटर आ रहा है इन तीनों में सबसे। लेकिन अब मेन घमासान युद्ध तब छिड़ जाता है जब हमको कंपैरिजन करना हो इन दोनों के बीच में।
दैट इज वी वांट टू कंपेयर एनिलीन विथ पायरॉल, क्योंकि एनिलीन में भी इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं और आपके क्या नाम है उसका पायरॉल, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं, तो दोनों में रेजोनेंस कर रहे हैं, फिर हमें कैसे पता चलेगा किसका वाला इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है या नहीं है डोनेशन के लिए। तो अब देखो आपका जो पायरॉल है, उस पायरॉल में जो रिंग है वो प्लेनर है, एरोमेटिसिटी पढ़ी ना तुम लोगों ने अभी भी, हाँ प्लेनर है। क्या पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या वो 4n+2 यानी कि जो आपका हकल्स रूल था, क्या वो उसको फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब बेसिकली पायरॉल में जो नाइट्रोजन है, पायरॉल का जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन एरोमेटिसिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब उस नाइट्रोजन की वजह से वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जो लोन पेयर है ऑफ नाइट्रोजन वो सिर्फ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है ऐसा नहीं है, इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिसिटी। और अगर कोई चीज एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब भैया वो किसी और दूसरे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल ना होगी, मतलब वो अपने लोन पेयर को डोनेट करने के लिए खुश ना होगी। और अगर वो अपने लोन पेयर को डोनेट करने के लिए खुश नहीं है, अगर वो अपने लोन पेयर को डोनेट करने के लिए खुश नहीं है, तो तुम समझ जाओ कि फिर वो ना चलेगा। तो अगर कभी भी एरोमेटिसिटी आ रही है किसी भी लोन पेयर की वजह से, तो यार वो डोनेट नहीं करेगा। सो देयरफॉर यू कैन से दैट कि एनिलीन वुड बी मच बेटर, मतलब एनिलीन आप लोगों का क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू व्हाट? पायरॉल। सो द ऑर्डर अगर मुझे अरेंज करना हो तो ऑर्डर क्या होगा? पिरिडीन, उसके बाद आ जाएगा एनिलीन, और एनिलीन के बाद अगेन क्या आ जाएगा आप लोगों का? पायरॉल। ठीक है, ये इस तरीके का कार्य चलेगा। तो याद रखना सबसे बहुत ही सिंपल सी चीजें रहती हैं, ठीक है, उसमें गड़बड़ी मत करना, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं तुम लोगों को आगे फ्लिपिंग वाली भी चीज़ सिखाऊंगी, बट अभी मैं फिलहाल इस क्लास में फ्लिपिंग को इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज सिखाना तो था मुझको, फ्लिपिंग में तो इन्वॉल्व की जा सकती थी, फ्लिपिंग अभी मैं इन्वॉल्व नहीं कर रही। मतलब एक तरीके से नाइट्रोजन की छतरी बन जाती है, नाइट्रोजन फ्लिप हो जाता है, जैसे बारिश में कैसे होती है छतरी उल्टी हो जाती है, वैसे ही हमारा नाइट्रोजन का जो बॉन्ड्स के जो एटम्स है वो भी क्या हो जाएंगे आप लोगों के? फ्लिप हो जाएंगे, फ्लिप। ठीक है, तो वो वाली चीज अभी मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, अभी हम लोग सिर्फ बेसिसिटी सीख रहे हैं। इसका हम लोग एक सेकेंड वीडियो पढ़ेंगे जिसमें आप लोगों के बेसिसिटी से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस मैं वहां करवा दूंगी, और उसके अलावा जो इनऑर्गेनिक आप लोगों के रहते हैं, क्या नाम है, बेसिस, उनकी हम लोग स्ट्रेंथ के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो क्योंकि कल को अगर किसी इनऑर्गेनिक बेसिस की स्ट्रेंथ के बारे में आ गया तो तुमको बनना चाहिए। अब बस हमको देखो आखिरी का एक टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद हम इस क्लास को ओवर करते हैं, हार्डली 2 मिनट्स लगेगा, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देखो कैसा है आपके पास टॉपिक, आपको दिया गया है एमिडाइन और दूसरा दिया है आपको ग्यूनाडाइन। अब इसमें अगर आपको कंपैरिजन करने का है कि एमिडाइन ज़्यादा बेसिक होता है या फिर आपका ग्यूनाडाइन ज़्यादा बेसिक होता है, तो ऐसे केस में आप उसका कंपैरिजन करोगे कैसे, है ना, आप उसका कंपैरिजन करोगे कैसे? तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को अज्यूम करना है कि एमिडाइन और ग्यूनाडाइन भैया आखिर किस बला का नाम है। तो जैसा कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था कि एमिडाइन और ग्यूनाडाइन हम किस बला को कहते हैं, तो आपके पास मान लेते हैं NH2 है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इधर R है और इधर डबल बॉन्ड आपके पास NH है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ग्यूनाडाइन है, नाइट से कंपैरिजन के लिए आपके पास NH2 है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर भी NH2 है, 2 मिनट, यहाँ पर भी NH2 है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका वही N और H है, लोन पेयर तीनों में मौजूद है। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि ग्यूनाडाइन वर्सेस एमिडाइन क्या है, तो ग्यूनाडाइन वर्सेस एमिडाइन को तुम भूल जाओ। सबसे पहले तो तुम ये देखो कि एमिडाइंस में 2 नाइट्रोजन है यार, तो 2 नाइट्रोजन में से कौन सा वाला नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है? पेपर में क्या करते हैं, बहुत बड़ा सा आपको मॉलिक्यूल बना के दे देंगे राक्षस नुमा, उसमें कम से कम 4-6 नाइट्रोजन लगे होंगे अलग अलग पोजीशंस में, और आपको बोला जाएगा कि आपको बस एक ऐसा नाइट्रोजन चूज करना है उन सब में से जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। सब इक्वली अमाउंट में तो बेसिक होंगे नहीं, उनमें सबसे ज्यादा बेसिक होगा कौन? तो इसी का हमें एक झलक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देख रहे हैं, बाकी की झलक हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेंगे। अब देखो, देखने से एक इंसान यहाँ पे समझ जाएगा तुरंत, जो जिसने अभी तक की पूरी क्लास को ध्यान से किया है, डबल सिंगल लोन पेयर, इसका मतलब तुम ये समझ जाओ कि ये वाला जो लोन पेयर है ये इन्वॉल्व हो चुका है, किसमें इन्वॉल्व हो चुका है? आप लोगों के रेजोनेंस में। अब अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो तुम समझ जाओ कि ये कंपैरेटिव, मतलब कंपैरेटिव टू द अदर वन,
अदर वन मतलब कौन है यहाँ पे अदर वन वाला? ये तो बेचारा इन्वॉल्व नहीं हुआ था, है ना, ये तो इन्वॉल्व नहीं हुआ था रेजोनेंस में। अब क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि अब उन एक ही कंपाउंड के अंदर में कौन ज़्यादा बेसिक है, किसकी वजह से ज़्यादा बेसिसिटी को कंट्रीब्यूशन हो रहा है वगैरह वगैरह, या कल को पूछ लेगा पीकेबी वैल्यू के अकॉर्डिंग आप अरेंज करो, तो तुम्हें तो पता है ना कि पीकेबी वैल्यू का और बेसिक स्ट्रेंथ का आपस में इन्वर्स चलता है। ये लास्ट टाइम एसिडिक स्ट्रेंथ वाले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लिखवा दूंगी अभी थोड़ी देर बाद। अगर ऐसा पूछ लिया कि अगर ये एक्स ज़्यादा बेसिक है कि ये आप लोगों का वाई वाला नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक है, ऐसा पूछ लिया, तो आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा आपका आंसर कि एक्स वाला ज़्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू द वन वाई वाला, ये इस तरीके से। अच्छा, बाजू में हम लोग किसको उठा के ले आए? बाजू में हम लोग उठा के लिखा है ग्यूनाडाइन को। अब ग्यूनाडाइन इज नथिंग बट तुम यहाँ पे देखो भैया, ये और इसमें क्या अंतर दिख रहा है तुमको? कोई अंतर दिख रहा है क्या? कोई अंतर नहीं है यहाँ पर। और ये हो गया मान ले एक्स, ये हो गया मान लो वाई, और ये हो गया जेड। सेम यही बाजू वाला लॉजिक लगेगा जो अभी मैंने एमिडाइन में लगाया। एक्स सबसे ज़्यादा होगा और वाई और जेड तो क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है, तो आप ये कह सकते हो इनकी भी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। ये होती है कहानी। लेकिन अगर कंपैरिजन आपका क्या कहते हैं ग्यूनाडाइन वर्सेस एमिडाइन के बीच में किया जाए, फिर क्या रोल होगा? फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, वो ये आता है कि इमेजिन करो रेजोनेंस हो गई। ठीक है, इमेजिन करो यहाँ पे रेजोनेंस हो गई, रेजोनेंस टेक्स प्लेस। ठीक है, रेजोनेंस इस लेफ्ट वाले NH2 की वजह से भैया हो गई। रेजोनेंस करवाओ, लेकिन रेजोनेंस करवाने के लिए क्या करो, आप प्रोटोनेट करो। प्रोटोनेट मतलब जैसा मैं कह रही थी ना, लोन पेयर को डोनेट करवा दो ताकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाए। तो लोन पेयर किसको डोनेट करवाएंगे? H पॉजिटिव को डोनेट कराएंगे, तो आप H पॉजिटिव दे दो। किसको दोगे भैया H पॉजिटिव? ऑब्वियसली H पॉजिटिव उसके पास जाएगा जहां पर ज़्यादा बेसिसिटी होगी, जो ज़्यादा डोनेशन के लिए अवेलेबल होगा, जो इसके पास H पॉजिटिव पहले जाएगा। H पॉजिटिव पहले किसके पास जाएगा? इस पर भी हम रिलेटेड एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो करेंगे, बट अभी टाइम है उसको। तो अब मुझे बताओ ये चीज़ कैसी हो जानी है? ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, लोन पेयर NH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे R, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे पॉजिटिव। एक इंसान को एक नज़र से ऐसा लग सकता है कि काफ़ी अनस्टेबल स्पीशीज़ है, क्योंकि नाइट्रोजन खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, डबल बॉन्ड की वजह से वो और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, उसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया वगैरह वगैरह, तो बोलेगा ये बहुत ही अनस्टेबल है। बट दूसरी नज़र से देखो कि अगर यहाँ रेजोनेंस हो गया तो ये चीज़ यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये चीज़ यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो ये चीज़ बताओ कैसी दिखेगी? इस वाले NH2 के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ के ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिसअपियर भी हो जाएगा। क्या ये बात भेजे में जा रही है तुम्हारे? तो ये वाला सिचुएशन आपकी मतलब बन गई। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? आपका रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस हर इफेक्ट से बहुत ज़्यादा क्या होती है? ताकतवर होती है। यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, कब बन रहे हैं? नाइट्रोजन के लोन पेयर दे देने के बाद, देने से पहले नहीं, दे देने के बाद। मतलब जो नया वाला स्ट्रक्चर बना वो 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अकेला NH2 की वजह से, इस अकेले NH2 की वजह से 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं टोटल, वो भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बहुत बड़ी औकात होती है। अब यहाँ तो इधर भी NH2 है, इधर भी NH2 है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली लेफ्ट वाला भी रेजोनेंस करवाएगा, राइट वाला भी रेजोनेंस करवाएगा। तो रेजोनेंस किस में ज़्यादा होगी? राइट वाले में। इसीलिए बिटवीन एमिडाइन एंड ट्विन ग्यूनाडाइन आप लोग किसको कहते हो कि ज़्यादा बेसिक होता है? सो ग्यूनाडाइन इज मच बेसिक दैन कंपेयर टू एमिडाइन। ठीक है, ये हम लोगों की कहानी है। तो बस यही बेसिक स्ट्रेंथ को लेकर कुछ सारे सिंपल से सवाल थे। बाकी इससे रिलेटेड और इलस्ट्रेशंस और साथ ही साथ में इनऑर्गेनिक बेसिस की बेसिक स्ट्रेंथ को हम किस तरीके से जज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कैसा है कल देखेंगे। हाँ, इसमें मुझे ये बताना था कि तुम्हारा रेडॉक्स का ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है, सिर्फ एक डबल टाइट्रेशन बाकी है। तो प्रोबेबली कल तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा काम आएगा, डबल टाइट्रेशंस आएंगे, और एक बस 2 इंडिकेटर्स यूज़ करके जो हम लोग डबल टाइट्रेशन करेंगे बस वो आएगा। वो एज सच मेंस के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब किसी भी हालत में बाय दिस वीक हमको रेडॉक्स खत्म करना है ताकि गेशियस से स्टार्ट कर सके। ठीक है, अभी इस चीज़ को रोकते हैं यहीं पे।